हाँ जी बेटे, कल हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को स्टडी करते हुए हमने आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पढ़ा था। उसका एक मेन पार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है बेटे? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। ये बेसिक इक्वेशन है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर फर्दर इसे हम किसी भी पार्ट्स में आगे चेंज कर सकते हैं। जैसे फाई नोट की जगह हम एच न्यू नोट लिख लेंगे, या फिर फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ यूज करना हो तो न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिख देंगे, न्यू नोट की जगह सी बाई लैम्डा नोट लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह हम ईवी नोट लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस पर बात करेंगे जब हम पहुंचेंगे इस इक्वेशन की डिटेल्स में। लेकिन अभी हम कुछ ग्राफ स्टडी करते हैं। कल हमने एक ग्राफ स्टडी किया था, कौन सा था बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ एनोड पोटेंशियल के साथ। यानी जब हम एनोड पोटेंशियल को पॉजिटिव बढ़ाएं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, फिर सैचुरेशन पर पहुंच जाता है यानी कांस्टेंट हो जाता है। और जब हम उसे नेगेटिव में बढ़ाते हैं तो एक ऐसा पोटेंशियल आता है जब करंट जीरो हो जाता है और उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। एम आई राइट? भावना बताओ मैंने क्या बताया अभी? ठीक है, भावना ने काफी बढ़िया जवाब दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले ग्राफ की तरफ। अगला हमारा ग्राफ है बेटे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब हम किसका इफेक्ट देखेंगे? इंटेंसिटी का। जो कल हमने ग्राफ पढ़ाया ना बेटे, वो एक कॉमन ग्राफ हमने लेना ही है, उसी से ही हम इंटेंसिटी का इफेक्ट भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वो ग्राफ है, इज इट ओके? इधर हमने क्या लिया था? फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया था। रवि को तो ये सारी डिटेल्स पता है। अगर आप बच्चों में किसी को दिक्कत हो तो आप ये रवि से पूछ सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट उधर लेंगे और इधर लेंगे हम एनोड पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि रवि बिना परमिशन के क्लास से गायब हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि उसे सब आता होगा। चलिए, और ये था बेटे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे हमने नेगेटिव वीओ से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं बेटे? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे? इंटेंसिटी एनर्जी को शो करता है। किसको शो करता है? एनर्जी को। या और ज्यादा बढ़िया ढंग से बताना चाहूं तो 1 यूनिट एरिया के ऊपर 1 सेकेंड टाइम में कितनी एनर्जी लाइट की आ रही है, दैट इज इंटेंसिटी। 1 सेकेंड टाइम में 1 यूनिट एरिया पर कितनी लाइट एनर्जी गिर रही है, दैट इज इंटेंसिटी। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो एक्चुअल में क्या बढ़ रहा होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि लाइट आ रही है, इसका मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि लाइट यहां पर हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, लाइट एज ए पार्टिकल, और जो पार्टिकल है उसका नाम हमने दे दिया फोटोन। क्लियर होगी बात क्या? तो अगर लाइट आ रही है इसका मतलब क्या आ रहे हैं बेटे? फोटॉन्स आ रहे हैं। और अगर फोटॉन्स आ रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा फोटॉन्स। यही बात समझ में? अब ये क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा? देखो, कल हमने एक फोटोन की बात करी। अगर एक फोटोन है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है बेटे? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये सिर्फ दो ही बातों पर डिपेंड करती है। नंबर एक प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो चेंज ही नहीं होता है। दूसरा एक ही बचा फ्रीक्वेंसी, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। हाँ या ना? इस इक्वेशन से आप ये बता सकते हैं कि अगर एच न्यू बढ़ेगा, फाई नोट तो कांस्टेंट है। किसी भी एक मेटल के लिए, कोई भी एक मेटल ले लिया, उसके लिए फाई नोट यानी वर्क फंक्शन फिक्स है। एच न्यू भी फिक्स है क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे। तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? मुझे एक बात बताओ बेटे, ये कांस्टेंट है कि नहीं है? किसी भी मेटल के लिए कांस्टेंट है। और आप यहाँ क्या चीज चेंज कर रहे हो? इंटेंसिटी। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो? नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे तो क्या ये भी कांस्टेंट हो गया? अगर ये दोनों ही कांस्टेंट है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो जाएगी? इसका मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जिस स्पीड से चल रहे थे उसी स्पीड से बाद में भी चलेंगे। हाँ या ना? और अगर वो उसी स्पीड से चलेंगे तो उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। यस और नो? तो इसका मतलब जो दूसरा ग्राफ बनेगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू यही होगी। क्या इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? दूसरी बात, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ रहा था बेटे? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे थे। क्या बढ़ रहा था? नंबर ऑफ फोटॉन्स। और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, एक फोटोन ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। एक फोटोन ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। मान लेते हैं हम सीजियम की बात कर रहे हैं, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीजियम का वर्क फंक्शन है, और आपने कोई एक फोटोन दिया
जिसकी एनर्जी है 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वर्क फंक्शन से डबल एनर्जी का फोटोन गिराया आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। बात समझ आई? वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा और जो बची हुई एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या इतनी पिक्चर क्लियर है? ठीक है बेटे। तो इसका मतलब एक फोटोन ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? एक निकाल सकता है। तो आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या बढ़े? नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे क्या निकलने वाले? यस, नो, क्यों? हमने ये कहा कि एक फोटोन ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लेकिन अगर फोटोन एक से ज्यादा 2 हो गए तो 2 मिलकर तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। वो अलग बात है कि वो नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि 100 फोटोन गिरेंगे तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं, भले ही उनकी एनर्जी ज्यादा भी क्यों ना हो। क्लियर हुआ? लेकिन ये कंपलसरी है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी जरूरी है। क्लियर हो गई बात? तो एक फोटोन, इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उससे कम भी निकाल सकता है। लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी तो है ना कि अगर हमने फोटोन 1 गिराया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 100 गिराए तो अगर 100 नहीं निकलेंगे तो 10, 20, 50 कुछ तो निकलेंगे। इसका मतलब फोटोन बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। और अगर बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो फिर जो करंट है बेटे वो बढ़ जाएगा, तो सैचुरेशन वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? तो ये ग्राफ अगर हम I1 इंटेंसिटी के लिए शो कर रहे हैं तो ये ग्राफ I2 इंटेंसिटी के लिए है, और जो I2 है वो I1 से ज्यादा है। I2 I1 से क्या है बेटे? बोलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर हमने बढ़ाया इंटेंसिटी, क्या बढ़ाया? अपवर्ड एरो का मतलब है बढ़ाना। हालांकि ये हम सिर्फ शो करने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आप पूरा डिटेल में लिखेंगे। इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज, ड्यू टू विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल इंक्रीज एंड फर्दर इट विल इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे पूरा डिटेल में लिखकर बताएंगे। अगर आई बढ़ाएंगे, आई बने इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा बेटे? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से क्या बढ़ेगा बेटे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या बढ़ेगा बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो ये इफेक्ट होगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? मुझे बताओ, क्या इंटेंसिटी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों अलग अलग बातें हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी एक फोटोन की बढ़ेगी, ठीक है? ओके, इसमें थोड़ी ये गड़बड़ी है, वो अभी समझाता हूं। इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी पर नहीं पड़ेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी पर पड़ेगा? नहीं। और काइनेटिक एनर्जी नहीं पड़ेगी तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज आएगा? नहीं। तो इंटेंसिटी से क्या क्या चीजें नहीं बदलेंगी? इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई चेंज नहीं आएगा। से यस और नो? एनी डाउट टू एनीबॉडी? अभी मैंने आपको बताया, एक लाइन मैंने बोली, उसको मैं थोड़ा सुधार देता हूं। मैंने बोला कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो सभी फोटोन्स की एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब आपने पूरी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है ना। जो लाइट आप गिरा रहे हो, मान लीजिए कि आप पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरा रहे थे, बाद में आप गामा रेडिएशन गिरा रहे हो, तो गामा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होती है, आपने 5 यूनिट में पढ़ा है, हाँ या ना? तो अगर आपने अल्ट्रावायलेट की जगह गामा रेडिएशन गिराई तो क्या वो किसी एक ही फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो कि जितने भी फोटोन है सबकी फ्रीक्वेंसी उतनी अमाउंट से बढ़ रही है? सबकी बढ़ रही है, ठीक है? तो अगर हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उससे क्या बढ़ेगा बेटे? अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो क्या बढ़ेगा? नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या बढ़ेगा? इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ रहे थे फोटोन। तो इस चैप्टर में ये दो ही बातें मेन ध्यान देनी है। इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा। एक बार फिर बात करते हैं। इंटेंसिटी चेंज करने से फोटोन्स बढ़ते हैं, फोटोन्स बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे जिससे करंट बढ़ जाएगा। क्लियर? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एच न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, जो फोटोन गिर रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ गई, ज्यादा एनर्जी का फोटोन आ रहा है, पहले कम एनर्जी का आ रहा था अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो, हाँ या ना? लेकिन वर्क फंक्शन पर तो कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये बढ़ गया और फाई नॉट चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से दौड़ने लगेंगे, तो उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए। वो कल वाला ग्राफ था जो हमने कल पढ़ा था, यस और नो? कल वाले ग्राफ को भी मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों बातें एग्जैक्टली समझ आ जाएंगी। इधर हम लेते हैं बेटे
फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इधर हमने लिया एनोड पोटेंशियल। और जो ग्राफ हमने कल स्टडी किया उसकी बात कर लेते हैं। कल जो स्टडी किया वो इस प्रकार का ग्राफ था, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या था बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, बट सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा, ये उतना ही रहेगा। और ये बढ़ गया था। क्या इतनी बात समझ आई है? तो ये कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, ये फ्रीक्वेंसी न्यू1, ये फ्रीक्वेंसी न्यू2 ज्यादा है न्यू1 से। क्लियर? अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या बढ़ा, एच न्यू की वैल्यू बढ़ गई। और क्योंकि एच न्यू की वैल्यू बढ़ गई तो क्या बढ़ गया, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव। इसीलिए मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, नेगेटिव में बढ़ रहा है तो मोर नेगेटिव होगा। हाँ या ना? बताओ इन दोनों ग्राफ में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछिए। ये ग्राफ दो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए है, ये ग्राफ दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो सैचुरेशन वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो सैचुरेशन वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा। हाँ या ना बोलो? क्लियर हुआ? इन शॉर्ट आप दो बातें यहाँ मुख्य रूप से नोट कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो ये इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। क्या नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एच न्यू बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हाँ या ना? क्या इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी? यस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्पीड तो बढ़ ही रही है ना। ठीक है बेटे, तो यहाँ से चलो न्यूमेरिकल्स की बात थोड़ी बाद में करेंगे, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर चलेंगे तब कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे तब उनकी बातें करेंगे। हाँ जी बेटे, अगर हम एक ग्राफ इस प्रकार से बनाना चाहें कि एक तरफ हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लें और एक तरफ हम क्या ले लेते हैं, इंटेंसिटी ले लेते हैं। हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं बेटे इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पर क्या ले लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इधर ले लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की सैचुरेशन वैल्यू बढ़ती है ना, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। इज इट ओके? अब आप बताओ मुझे, ये ग्राफ भी तो इंटेंसिटी का इफेक्ट दिखा रहा है और ये ग्राफ भी इंटेंसिटी का इफेक्ट दिखा रहा है, दोनों में फर्क क्या है? मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, शो बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, कौन सा दिखाओगे? आप दोनों ही दिखा सकते हो, दोनों में कोई एक भी दिखा सकते हो, और ये दोनों ही ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये हमारे पास सैचुरेशन वैल्यू को दिखा रहा है, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को दिखा रहा है, करंट बढ़ेगा जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। ये भी वही दिखा रहा है, लेकिन वो जो ग्राफ हमने अभी शो किया वो इस वैल्यू में इंक्रीमेंट दिखा रहा है। अगर आप एक बार और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ जाएगा, लाइक दिस। क्लियर हुआ? I3 इंटेंसिटी अगर आप I2 से ज्यादा लें तो ये वैल्यू रेगुलरली बढ़ती जा रही है ना। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जा रहा है। ये इफेक्ट यहाँ इस ग्राफ से शो हो रहा है। क्लियर होगी बात? और ये ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एनोड पोटेंशियल के साथ शो करके और उसके साथ में इंटेंसिटी का इफेक्ट दिखा रहा है। यानी यहाँ पर तीन चीजों का बिहेवियर एक साथ देख पा रहे हैं हम, उस ग्राफ में दो ही क्वांटिटी का बिहेवियर एक साथ देख पा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई? तो क्या ये ग्राफ बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे? यस। वो बनाओगे तो मार्क्स मिलेंगे? यस। अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि शो द बिहेवियर ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, चाहे आप ये दिखाएं चाहे आप वो दिखाएं, इट्स ओके। दोनों दिखाएं देन ऑल्सो इट्स ओके, फाइन। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ जी बेटे, इस ग्राफ में ये हमने लिया है इंटेंसिटी का ग्राफ है ना ये, और ये फ्रीक्वेंसी का है। इस ग्राफ में सैचुरेशन करंट कौन सा शो हो रहा है? ये हमारे पास सैचुरेशन करंट की वैल्यू है। आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो सैचुरेशन करंट बढ़ गया, आपने फिर से इंटेंसिटी बढ़ाई तो सैचुरेशन करंट बढ़ गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं है? तो यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू है ये सैचुरेशन करंट की वैल्यू है, तो हम इसे लिख सकते हैं सैचुरेशन करंट। कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को हो तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा, ठीक है जी। इस ग्राफ में ये सैचुरेशन करंट है। अब मुझे बताओ आपको पिक्चर साफ साफ समझ आई कि नहीं आई? इस ग्राफ में भी आपने दो ग्राफ ले रखे हैं, मैं तीन भी बनाऊं तो भी इट्स ओके, आगे पहुंच जाएगा ये। तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए ये न्यू3 फ्रीक्वेंसी है जो न्यू2 से ज्यादा है, ये नीचे यहां लिख देंगे न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1। तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेशन वैल्यू एक ही है ना?
तीन अलग अलग इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन वैल्यू अलग अलग है। बोलो बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आगे कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, उनकी भी अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटे, अब हम एक और ग्राफ स्टडी करने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या बिहेवियर है इसकी बात करते हैं। तो इसके साथ साथ हम एक आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो ये ग्राफ समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बच्चों ने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए वो h न्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होता है। क्या इतनी बात समझ आ गई आप बच्चों को? अब जो काइनेटिक एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी? वो होगी बेटे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ा V नोट। अगर आप V नोट को E से गुणा कर देंगे, इसका मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना। तो उसने काइनेटिक एनर्जी जितनी भी इलेक्ट्रॉन की थी उस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, इसका मतलब EV नोट काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख देंगे हम? EV नोट, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे? h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों को? ठीक है। E क्या है बेटे यहाँ पे? चार्ज। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं सिर्फ V नोट निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा बेटे? h डिवाइडेड बाई E न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एनी डाउट तो एनीबॉडी? पक्की बात है ना? ठीक है बेटे। तो अगर इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें y ये वेरिएबल इस तरफ ले लेंगे हम और x वेरिएबल जो इस तरफ ले लेंगे। तो हमारे पास x की जगह कौन है बेटे? हमारे पास x की जगह कौन है? न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। y की जगह कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इधर हम क्या ले लेते हैं बेटे? स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लेते हैं। इधर हम क्या ले लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। m एक कांस्टेंट होता है, उसकी जगह किसने ले ली? h बाई e। किसने ले लिया बेटे? h बाई e। और ये होता है इंटरसेप्ट, तो इसकी जगह किसने ले ली? माइनस फाई नोट। क्या इतनी बात समझ आ रही सब बच्चों को? तो इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें ये पता चलता है कि m की जगह किसने ली? h बाई e ने। तो ये तो हो गया बेटे स्लोप, ये तो क्या हो गया ग्राफ का? स्लोप। और c हो गया बेटे इंटरसेप्ट जो कि माइनस फाई नोट है, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया। अब ध्यान दो, हमारे पास ये जो ग्राफ बनेगा ना वो कैसा ग्राफ बनेगा? हमारे पास ये ग्राफ इस प्रकार का बनेगा बेटे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उसे रोकने के लिए उतना ही ज्यादा नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। क्लियर हुई बात? तो आपने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस इक्वेशन से ही पता चल रहा है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब इस ग्राफ को जब आप नेगेटिव में बढ़ाओगे तो ये ग्राफ कहां पर मिलेगा? बोलो बेटे, बोलो शाबाश। ये ग्राफ y एक्सिस पर जहां भी मिलता है उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बेटे? माइनस फाई नोट। इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है? माइनस फाई नोट। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? पक्की बात है। और ये h बाई ई क्या शो कर रहा है इसका बेटे? स्लोप शो कर रहा है। तो ग्राफ की स्लोप क्या हो गई? h बाई ई। इस ग्राफ से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछिए। देखो ग्राफ में तो आपको बिहेवियर शो करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत? पक्की बात है ना? अब हमने इस ग्राफ में कुछ एडिशनल बातें और समझी हैं। इसकी जो इक्वेशन बनी ग्राफ, इस ग्राफ को समझने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमने निकाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो वहां से इक्वेशन क्या बनी? काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवी नोट लिख दिया, एच न्यू पढ़ा ही था, माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। क्लियर हुआ? अब हमें क्या चाहिए? ये इक्वेशन में दो वेरिएबल है, इस इक्वेशन में कितनी चीजें बदलने वाली हैं? दो। कौन कौन सी? एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक फ्रीक्वेंसी। और दो वेरिएबल में 1 डिग्री की इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर 1 है ना? कि न्यू जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी, क्या किसी की भी पावर 1 से ज्यादा है? एक ही पावर है। एक पावर का मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब 1 डिग्री की इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। दो वेरिएबल में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन जो होती है बेटे वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जिसे y इज इक्वल टू mx प्लस c से लिखा जाता है। क्लियर हुआ? जहां पर y वेरिएबल है जो कि x के साथ बदलता है, x की वैल्यू बदलेंगे y की वैल्यू बदलेगी। हम यहाँ फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है, एक जैसा बिहेवियर है ना?
क्लियर हुआ? तो इसलिए स्लोप की जगह किसने ले ली? h बाई ई ने, और c की जगह किसने ले ली? माइनस फाई नॉट। माइनस है इसलिए ये नेगेटिव में आके मिल रहा है। अगर इसी की जगह पर प्लस होता तो ये ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होता। अंडरस्टूड और नॉट? और ये वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस फाई नॉट के बराबर। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटे? माइनस फाई नॉट। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है। अच्छा, इसी में एक बात और हम स्टडी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम मेटल बदल देते हैं, आपने सपोज करो कि ये ग्राफ हमने सीजीएम के लिए बनाया या कॉपर के लिए बनाया या एल्यूमिनियम के लिए बनाया। मान लेते हैं कि हमने एक मेटल बदल दिया, एक ऐसा मेटल ले लिया जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, यानी वर्क फंक्शन इससे ज्यादा है। तो बताइए उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? क्या कोई बच्चा बता सकता है? उसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा? देखो बेटे, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये तो बड़ी सिंपल बात है। और बनेगा भी इसके पैरेलल ही, क्योंकि बिहेवियर तो चेंज होने वाला है नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा बेटे? स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या शो कर रहा है? इधर कौन ले रहे हैं हम? फ्रीक्वेंसी। तो जहां से भी ये शुरू होगा ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शो करता है बेटे। क्या शो करता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कोई पहला मेटल है तो इसके लिए मैं 1 लिख देता हूं, और ये दूसरा मेटल है इसके लिए मैं 2 लिख देता हूं। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो ये आपके पास क्या है बेटे? ये पहला ग्राफ किसके लिए है? किसी मेटल ए के लिए, और ये दूसरा ग्राफ किसके लिए है? किसी मेटल बी के लिए। अगर आप मेटल कितने ही बदलते जाओ, ग्राफ इसी प्रकार से स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनते जाएंगे। बोलो यस और नो? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। और ये हमें ध्यान रखना है। सपोज करो, मान लेते हैं कि मैं आपको बोलूं कि एक मेटल है सीजियम, एक मेटल है एल्यूमिनियम। अंदाजा लगाकर बताएंगे इन दोनों में से सीजियम कौन है और एल्यूमिनियम कौन है। कैसे बताओगे? ब्लैक वाला सीजियम है। क्यों? क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसका वर्क फंक्शन सबसे कम है। सीजीएम का वर्क फंक्शन कम है, इसलिए उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी। अगर कोई दूसरा मेटल लिया जिसकी वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटे? ज्यादा। तो जैसे जैसे आप राइट साइड में जा रहे हो, ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा वर्क फंक्शन वाला मेटल है। अगर मैं यहाँ पर 3 मेटल ले लूं, मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि एक मैंने प्लेटिनम ले रखा है, और मैं यहाँ पर एक ग्राफ और बना देता हूं, तो बताओ मुझे कि कौन से कलर वाला ग्राफ प्लेटिनम को शो कर रहा है? ब्लू कलर का ग्राफ प्लेटिनम को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है, तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। हाँ या ना बोलो? ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि अब आप बच्चों को बातें समझ आ रही हैं। हाँ जी बेटे, एक ग्राफ और हम स्टडी करते हैं। वो ग्राफ है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम के बीच में। तो वो ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान देंगे। हाँ जी बेटे, कुछ पूछ रहे हो क्या? कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? मान लेते हैं कि हम इधर क्या ले रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इधर क्या ले रहे हैं हम? टाइम। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम के ऊपर इसकी जो वैल्यू है करंट की वो कांस्टेंट हो जाती है। इस करंट की वैल्यू क्या होगी बेटे? कांस्टेंट होगी, यानी सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच गया। तो आप देखते हैं एक्सपेरिमेंट से, हाल्स एंड लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए, वहां से जब उन्होंने ये देखा कि कितने टाइम में करंट मैक्सिमम पर पहुंच रहा है, तो उन्होंने देखा कि भाई 10 की पावर -9 सेकेंड, यानी 1 नैनो सेकेंड में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच रहा है। इसका मतलब शुरू कब हो गया था? जैसे ही लाइट गिरी वैसे शुरू हो गया। जैसे ही लाइट मेटल पे टकराई, इंसिडेंट हुई, साथ के साथ ही करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और 1 नैनो सेकेंड में, यानी 1 सेकंड को 10 की पावर 9 से भाग कर दीजिए, 0.000000001 सेकंड में मैक्सिमम करंट हो गया। तो क्या बहुत कम टाइम में नहीं हो गया? यस। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? 0 से शुरू हो गया, जैसे ही टाइम शुरू हुआ वैसे ही करंट स्टार्ट, और 10 की पावर -9 सेकंड में करंट कहां पहुंच गया बेटे? सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया करंट? सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच गया। तो ये क्या है हमारे पास? सैचुरेशन करंट। ये वैल्यू क्या है बेटे? सैचुरेशन करंट की वैल्यू। इस ग्राफ से रिलेटेड किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? साथ के साथ मैं आपको क्लासिकल वेव थ्योरी के फेलियर्स बता देता हूं, आप बच्चे नोट्स में लिख लेंगे इन्हीं ग्राफ की हेल्प से। फेलियर, मेरा टॉपिक है फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती थी, और ये ग्राफ जो कि एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकली निकाले गए, ये ग्राफ क्या कह रहे हैं सुनिए। ये ग्राफ कह रहा है कि जैसे ही लाइट गिरी वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया, और 1 नैनो सेकंड में करंट मैक्सिमम पर पहुंच गया। ठीक बात? लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती थी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी, जरूरी नहीं है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। ये बात किसने बोली? क्लासिकल वेव थ्योरी ने। लेकिन हमने कुछ हमारे ग्राफ में देखा कि हमारा ग्राफ तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रहा है। अगर क्लासिकल वेव थ्योरी ठीक बात बोलती तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए था, 0 से। हाँ या ना? भी कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकाल सकती है, तो यहाँ से क्यों शुरू हुआ? यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, 0 से भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा नहीं होता अगर क्लासिकल वेव थ्योरी ठीक बात बोलती। क्लासिकल वेव थ्योरी ने कहा कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इट डू नॉट रिक्वायर द फ्रीक्वेंसी मिनिमम इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात किसने बोली? क्लासिकल वेव थ्योरी ने, जो कि इस ग्राफ के साथ मेल नहीं खाती। एक पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। दूसरा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा कैसे। क्लासिकल वेव थ्योरी ने कोशिश की एक चीज एक्सप्लेन करने की। उन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए कोई फोटोन गिरा और उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, हम ये मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि पूरे सरफेस एरिया के ऊपर लाइट गिर रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन अपने नाइबरहुड से, अपने पड़ोस में से एनर्जी कलेक्ट कर लेगा। क्योंकि एनर्जी तो पूरी जगह पर है ना, तो थोड़ी एनर्जी उसे मिल जाएगी नाइबरिंग मटेरियल से, और वो एनर्जी लेकर जब उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी वो निकल जाएगा। तो फिर इसके लिए उसे क्या लगना चाहिए? टाइम लगना चाहिए ना। इट शुड टेक सम टाइम। तो इसका मतलब करंट, लाइट का गिरना और करंट का शुरू होना दोनों अलग अलग टाइम पर होने चाहिए, मतलब थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए। वो हमारा इस ग्राफ के साथ मेल नहीं खा रहा। ये ग्राफ तो कहता है कि 0 टाइम के ऊपर ही स्टार्ट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है कि थोड़ा बाद में होना चाहिए था। तो ये वाला ग्राफ भी उसके अगेंस्ट में जा रहा है। अगला, क्लासिकल वेव थ्योरी ने हमें यह भी बताया कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन दौड़ने चाहिए, उनकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। अगर स्पीड बढ़ जाती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता कि नहीं बढ़ता? लेकिन ये वाला ग्राफ तो कह रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ये वाला ग्राफ तो अलग अलग इंटेंसिटी पर एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखा रहा है। हाँ या ना? और ये ग्राफ हमने नहीं बनाए, ये प्रैक्टिकली बने हुए हैं, जो कि हाल्स और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। और ये ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई एक बार किया होगा कि पहली बार में ये ग्राफ बन गया। पता नहीं कितनी बार उन्होंने इसे रिपीट किया होगा। कई बार हम अपने ओम्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं, वो भी हमसे ठीक नहीं बनता। हाँ या ना? तो ये ग्राफ कोई एक बार में नहीं बने हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो ग्राफ है ये तो ये शो कर रहा है कि इंटेंसिटी से स्पीड पर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है कि स्पीड बढ़ जानी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है जी। तो ये ग्राफ भी मेल नहीं खा रहा। ये ग्राफ कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ रहा, लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना चाहिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। तो ये ग्राफ भी उसके अगेंस्ट में है। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो क्लासिकल वेव थ्योरी कहती थी वो ठीक उसके उल्टे हैं जो एक्सपेरिमेंट्स में हाल्स और लेनार्ड ने ऑब्जर्व किए। इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट क्या शो करते हैं? फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। क्या शो करता है बेटे? फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। तो अगर आपसे ये टॉपिक पूछा जाए कि राइट द पॉइंट्स ऑफ फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी या राइट द पॉइंट्स विच आर क्लासिकल वेव थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, तो फिर आप एक एक ग्राफ की हेल्प से बताएंगे। भले ही आप ग्राफ ना बनाएं, ग्राफ को माइंड में रखें। इंटेंसिटी वाला ग्राफ, फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ, टाइम वाला ग्राफ, ये सारी चीजें आप बताएंगे तो ये उसके क्या है बेटे? फेलियर है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो साथ ही में हमने क्या स्टडी कर लिया बेटे? फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई क्या होती है? ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, इंटेंसिटी की डेफिनेशन। क्या ये चारों डेफिनेशन आप बच्चे अब लिख सकते हैं? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, आगे की क्लासेस में इसे यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे।